एवरीवन, दिस इज अमित फ्रॉम आईआईटी पटना। क्लब बेस्ट लेक्चर नंबर 67 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम लोग पूरा का पूरा फिजिक्स का ऑप्टिक्स का डेरिवेशन देखेंगे, जो कि 5 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप यहां से इस वीडियो को देख लेते हैं तो कंफर्म है कि दो क्वेश्चन जो होता है, जो 5 नंबर में पूछता है, वो कहीं से ना कहीं से आ जाएगा। 8 से 10 क्वेश्चन की गेसिंग कराई जाएगी और जितने भी डेरिवेशन होते हैं सबको बताया जाएगा, और यहाँ से पूरी संभावना है कि उसमें से 2 क्वेश्चन मैच करेगा। तो होप सो आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो अब इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और आप यहाँ पे क्या कीजिए कि पेन और पेपर लेकर के बैठ जाइए, ताकि यहाँ पे जितना भी डेरिवेशन होगा उसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। तो हम जितने भी ऑप्टिक्स में डेरिवेशन होते हैं, जो कि 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको इस वीडियो में आपको कंप्लीट करा कर दे देंगे। सबसे पहले हम आपको प्रिज्म के बारे में बताएंगे, क्योंकि प्रिज्म से कितने बार बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव सवाल में और सब्जेक्टिव सवाल में पूछा गया है। तो अगर सब्जेक्टिव कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव हो ही जाएगा। तो प्रिज्म का जो प्रिज्म और फॉर्मूला होता है उसको यहाँ से कराया जाएगा आपको। उसके बाद दर्पण में R बराबर 2F को साबित करना होता है, जिसमें R का मतलब वक्रता त्रिज्या और F का मतलब होता है फोकस दूरी। फिर दर्पण सूत्र है 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, इसको भी बता दिया जाएगा। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, जो कि इससे प्रकाश गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन होता है, और इससे 5 नंबर का सवाल आने की संभावना बहुत ज्यादा होता है। मतलब कि ऑप्टिक्स से अगर कहीं सवाल बनता है तो सबसे ज्यादा चांस है कि गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन वाला क्वेश्चन आएगा, जिसका फॉर्मूला होता है μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ठीक। उसके बाद लेंस मेकर फॉर्मूला। तो अगर गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन प्रूव करने आता है तो समझिए कि लेंस मेकर फॉर्मूला भी प्रूव हो जाएगा। अगर ये लेंस मेकर फॉर्मूला आता है तो लेंस फॉर्मूला भी साबित हो जाएगा। उसके बाद आता है माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के बाद फिर हम लोग देखेंगे पार्श्विक विस्थापन, जिसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। एंड सबसे लास्ट में हम देखेंगे TIR, जिसका मतलब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इसमें भी एक टॉपिक होता है जिसको पढ़ना होता है, जिसको बोलते हैं क्रांतिक कोण। ठीक है। तो टोटल यहां से आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल यहां से 9 टॉपिक है। और अगर इतना आप देख लेते हैं, एकदम श्योर है कि जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें से 2 क्वेश्चन एकदम पक्का आ जाएगा। और इसके बाद जो क्वेश्चन होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक है, मॉडर्न फिजिक्स है, तो वहां से भी आप जाकर के देख सकते हैं। एंड इसमें एक और फॉर्मूला को आप रख सकते हैं, जिसको बोलते हैं आवर्धन सूत्र। आवर्धन सूत्र यानी कि मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन जो फॉर्मूला होता है, उसको भी अगर प्रूफ करने में अगर पूछ दिया जाए तो यहां से कंप्लीट हो जाएगा। 10 बराबर माइनस v/u। तो सबसे पहले यहां से हम प्रिज्म से स्टार्ट करते हैं, और प्रिज्म में जितनी भी बातें डेरिवेशन की होगी सारा का सारा आपको बता दिया जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले नोट में एक बात लिखना होगा आपको। एक कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ठीक, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लिखना है। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है द्विपद सन्निकट। द्विपद सन्निकट सिद्धांत। ठीक है। अगर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन समझ में आता है तो समझिए कि ऑप्टिक्स में जितना भी डेरिवेशन वाला पार्ट है सब क्लियर हो जाएगा। ये क्या होता है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन? कंडीशन है कि इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, यानी कि अगर थीटा का मान बहुत छोटा हो, और थीटा एक एंगल है, और थीटा शुड बी इन रेडियन। थीटा एक एंगल है, जो कि थीटा किसमें होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए। तो अगर थीटा का मान बहुत बहुत छोटा है, और वो भी छोटा कहने का मतलब कि रेडियन, तो अगर थीटा का मान बहुत बहुत छोटा होता है तो हम कह सकते हैं कि जो tan थीटा होता है ये ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा हो जाएगा, एंड sin थीटा ये भी ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ये 2 कंसेप्ट है, ये बिल्कुल आपको याद रखना है, और पूरा ऑप्टिक्स में इसका यूज होगा कि अगर थीटा बहुत बहुत छोटा है तो tan थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा के बराबर हो गया, और sin थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा के बराबर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि sin थीटा और tan थीटा दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, और दोनों का जो वैल्यू होगा वो थीटा के बराबर ही होगा।
ठीक है। तो इस थ्योरम का हम बार बार इस्तेमाल करेंगे, और जो भी आपका फॉर्मूला आता हो उस फॉर्मूला में अगर आप इसका यूज करते हैं तो इसका वर्णन करना जरूरी है। आप वहां पे लिख सकते हैं कि इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, यानी कि अगर थीटा का मान बहुत कम है तो उस कंडीशन में tan थीटा थीटा के बराबर होगा, sin थीटा थीटा के बराबर होगा, या दोनों को हम थीटा के बराबर कर सकते हैं। ये tan थीटा वाला कंसेप्ट बहुत यूज किया जाता है, और पूरा का पूरा रे ऑप्टिक्स में tan थीटा अगर थीटा के बराबर है तो बहुत ही इजी हो जाता है। अब देखिए इसका थोड़ा सा हम प्रूफ आपको बताते हैं। देखिए प्रूफ में क्या है, क्योंकि हमने आपको बोला है कि थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, और थीटा का मान क्या होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। तो थीटा का बहुत छोटा मान लेते हैं, जैसे कि 15 डिग्री लेते हैं। तो 15 डिग्री कहने का मतलब होता है π/12 रेडियन, ठीक। तो 15 डिग्री में π/12 रेडियन होता है। अब आप जानते होंगे कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, मतलब कहने का मतलब 3.14 अगर रेडियन लेते हैं तब वो 180 डिग्री हो जाता है, मतलब π/12 अपने आप में एक बहुत ही छोटा क्वांटिटी है। अब जब 15 डिग्री है, अब इसका वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं tan में। तो यहां से हम निकालेंगे tan 15, तो चूंकि tan 15 का मान होता है 2 माइनस √3। अब tan 15 का मान 2 माइनस √3 है, जो tan 15 है इसके बदला में हम लिख सकते हैं tan π/12 बराबर 2 माइनस √3। अब ऑलरेडी हम जानते हैं कि ये बहुत छोटा एंगल है, यानी कि tan π/12 ऑलमोस्ट π/12 के बराबर होगा। तब यहाँ पर लिखेंगे π/12 बराबर 2 माइनस √3। यहाँ से LHS और RHS आपस में बराबर होना चाहिए, तो LHS जो होगा वो π/12 होगा और इसका मान होगा 3.14/12। आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, ये 0.26 के आसपास आएगा। ये कैलकुलेटिव वैल्यू है, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 0.26 के आसपास आता है। अब वही है RHS, तो RHS बराबर 2.√3 है, तो 2 माइनस और √3 का वैल्यू होता है 1.736। अब आप इसको माइनस कीजिएगा, ये भी ऑलमोस्ट 0.26 के बराबर ही आता है। यानी कि हम कहने का मतलब है कि ये जो हम कंसेप्ट यूज करेंगे कि अगर थीटा बहुत बहुत छोटा है तो tan थीटा थीटा के बराबर होगा, sin थीटा थीटा के बराबर होगा, उसका ये रहा आपका प्रूफ। तो प्रूफ लिखना नहीं है, ये समझने की बात है, बस मैंने समझाने के लिए सारा बात बताया है। अगर आपको कंसेप्ट का यूज करना हो तो आप इतना लाइन जरूर लिखिएगा कि अगर थीटा का मान बहुत छोटा हो देन tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। अब चलिए अब यहाँ पे हम प्रिज्म के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। प्रिज्म जिसको हिंदी में त्रिपार्श्व कहा जाता है, ठीक। अब प्रिज्म में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके लिए पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक प्रिज्म का डायग्राम बनाते हैं। लेट अस सपोज यहाँ पर एक प्रिज्म है, ठीक। अब ये प्रिज्म हो गया। अब इस पे क्या करेंगे कि प्रकाश की किरणों को आपतित कराएंगे, अपवर्तित कराएंगे और निर्गत कराएंगे। तो देखिए ये प्रकाश की किरण यहां से आपतित होगी, और चूंकि प्रिज्म जो है एक सघन माध्यम है और जो बाहर का इन्वायरमेंट है यह एक विरल माध्यम है। कहने का मतलब कि प्रिज्म को हमने ऐसे ही हवा में रखा है, तो ये बाहर जितना भी ये बाहर का इन्वायरमेंट है ये सब का सब हवा है, और हवा का अपवर्तनांक का मान कितना होता है 1 होता है, और प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू होता है। तो हम मान लेते हैं कि प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू है, ठीक है। इधर कहीं हम लिख लेते हैं प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू, ठीक। म्यू का मतलब क्या हो जाएगा, प्रिज्म का अपवर्तनांक, ठीक। और बाहर हवा है तो एयर है, तो एयर के लिए म्यू का मान कितना होता है 1 होता है। तो प्रकाश की किरणें यहां से आपतित तो होगी, तो क्या होगा कि विरल से सघन में जाएगा। तो जब भी प्रकाश की किरणें विरल से सघन में जाती है तब वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो ये क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ऐसे मुड़ने के बाद ये फिर प्रिज्म में एकदम सीधी रेखा में गति करेगी, और जब एक बार पर अपवर्तन हो गया और दोबारा अपवर्तन होने को होता है तो उस प्रकार उसका जो अपवर्तित किरण होता है उसको निर्गत किरण बोलते हैं। तो एक बार इसका अपवर्तन हो चुका है और फिर यहाँ से इसका दोबारा अपवर्तन होगा, तो ये जो किरण है इसको बोलते हैं निर्गत किरण। लेट अस सपोज
प्रिज्म का ये वाला जो शीर्ष है इसको ए कहते हैं, और प्रिज्म का एक सतह है, ये दूसरा सतह है, तो दो सतहों के बीच में जो कोण बनता है उसको प्रिज्म कोण कहते हैं। तो ये भी प्रिज्म कोण होगा, ये भी प्रिज्म कोण होगा। ये जो प्रिज्म कोण है इसको हमने ए बोला है, ठीक। तो ये जो है इस ए को कहा जाएगा प्रिज्म कोण, ठीक है, प्रिज्म कोण कहा जाएगा। और इसको कहा जाएगा आपतित किरण, और इसको कहा जाएगा अपवर्तित किरण, और इसको कहा जाएगा निर्गत किरण, निर्गत किरण, ठीक है। अब लेट अस सपोज इसका हम कुछ नामकरण कर देते हैं, इसका नाम ये सब दे देते हैं। तो ये ए है और इसको हम बोलते हैं पी, मान लेते हैं कि ये एम है, और उसके बाद ये वाला पॉइंट एन है, एम एन, और ये वाला पॉइंट ओ है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट पी है। उसके बाद यहां से ये जो एम एन है, इस एम एन को आपतित किरण कह सकते हैं, और एन ओ को, यहाँ पे जो एन ओ लिखा हुआ है, इस एन ओ को अपवर्तित किरण कह सकते हैं, अपवर्तित किरण। देन उसके बाद ये जो ओपी लिखा हुआ है, इस ओपी को निर्गत किरण कहा जा सकता है। अब देखिए, अब इसमें क्या होगा, जहां कहीं पर भी अपवर्तन हुआ है अब वहां पर अभिलंब डाल। हाँ देखिए, यहाँ पे हमने आपको बताया कि एमएन जो है ये आपतित किरण है, एनओ जो है वो अपवर्तित किरण है, और ओपी जो है वो निर्गत किरण है, ठीक है। यहां से आप लिख सकते हैं कि एनओ को क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण, एनओ का मतलब अपवर्तित किरण, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसमें जाकर के डेरिवेशन वाला कंसेप्ट हम यूज करेंगे। अब वो कैसे, तो यहां पे पहले क्या करेंगे कि अभिलंब डालेंगे। एक अभिलंब यहां होगा और दूसरा अभिलंब यहां होगा, ठीक है। इसको कहा जाएगा एंगल आई, और इसको कहा जाएगा R1। और चूंकि ये निर्गत किरण है, इसको एंगल ऑफ इमर्जेंट बोलते हैं। एंगल ऑफ इमर्जेंट कहने का मतलब होता है निर्गत कोण, और इमर्जेंट को ई से स्टार्ट किया जाता है, तो इस एंगल का वैल्यू हो जाएगा स्मॉल ई। तो ये R1 है और इसको कहा जाएगा R2, ठीक। तो यहां पर ये जो ई है, ई को कहा जाएगा निर्गत कोण। निर्गत कोण का मतलब होता है एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंस, इमर्जेंट एंगल, ठीक है। और आई को तो आपतन कोण कहा जाएगा, और R1 R2 अपवर्तन कोण है, ठीक है। अब चूंकि यहां पे अभिलंब डालाया है, तो अभिलंब डालने के बाद आप देख सकते हैं कि अगर ये वाला, इसका अगर अपवर्तन नहीं होता तो ये वाला रेज ऐसे जाता, और इसका अगर अपवर्तन नहीं होता तो ये वाला रेज ऐसे जाता। तो यहां पर एक कोण का निर्माण हो रहा है, और इस कोण को बोलते हैं डेल। और ये डेल क्या होता है, इस डेल का मतलब होता है विचलन का कोण, ठीक। डेल है विचलन कोण, जिसको एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है, ठीक है। तो इस डेल को कहा जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। अब यहां पे हम थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का यूज करेंगे। तो देखिएगा, ये पूरा का पूरा एंगल, ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है, तो इसीलिए ये पूरा एंगल भी 90 डिग्री का होगा। उसी पर, क्योंकि ये जो सरफेस है इस पे हमने क्या किया है, अभिलंब डाला है, उसी प्रकार से ये पूरा का पूरा एंगल 90 डिग्री का होगा, तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो होप सो इतना समझ में आ गया होगा। तो ये पूरा का पूरा एंगल अगर 90 डिग्री का है, उसके बाद ये वाला एंगल R1 है, तो हमें चाहिए इस एंगल की वैल्यू, और उसके बाद हमें चाहिए इस एंगल की वैल्यू, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा 90 है, और इसमें से इसका वैल्यू R1 है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो होगा 90 माइनस R1, या उसको हम यहाँ पे बगल पे भी लिख देते हैं, यही लिख देते हैं,
90 माइनस R1। ठीक है, उसके बाद ये जो पूरा एंगल है इसका वैल्यू हो जाएगा 90 माइनस R2, 90 माइनस R2 यहां लिखते हैं 90 माइनस R2। अब देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ANO, तो लिखेंगे त्रिभुज ANO में। अब यहाँ पे सम ऑफ प्रॉपर्टी का यूज करना है। सम ऑफ प्रॉपर्टी करने का मतलब होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो एंगल ANO और एंगल AON तीनों का मान कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो ए के बदले में डायरेक्ट हम ए लिख दे रहे हैं प्लस इसके बाद हम लिखेंगे 90 माइनस R1, यहां पे हो जाएगा 90 माइनस R1 प्लस ये वाला एंगल के बदले में लिखेंगे 90 माइनस R2, यहां पर हो जाएगा 90 माइनस R2 अब बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। यानी कि यहां से ए और माइनस कॉमन ले लेंगे तो R1 प्लस R2 हो जाएगा, 90 हो जाएगा 180 बराबर हो जाएगा 180। ये भी डिग्री में ही है और ये 90 ये भी डिग्री में है। तो यहां से देखिए ये 180 और 180 हो गया कैंसिल और R1 R2 को इधर लाएंगे तो ए बराबर आ जाएगा R1 प्लस R2। तो यहां से एक फॉर्मूला हमें मिल गया। ठीक है, अब इसी डायग्राम में हम चर्चा करते हैं। क्योंकि आपको पता होता है कि जब दो त्रिज्यछेदी रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो उसका शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है। जब ये दो त्रिज्यछेदी रेखाएं एक दूसरे को काटेंगे तो इनका ये वाला शीर्षाभिमुख कोण इसके बराबर होगा और ये वाला शीर्षाभिमुख कोण इसके बराबर होगा। तो ये प्रमेय होता है कि जब भी दो त्रिज्यछेदी रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो उनका शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तब यहां से देखिएगा हम इस कंसेप्ट का यूज करेंगे, शीर्षाभिमुख कोण का यूज करेंगे। देखिए ये वाला किरण और ये वाला किरण एक दूसरे को काट रही है, तो जब एक दूसरे को काटेगी तो यहाँ पर जो एंगल बना है इस एंगल को आई कहा गया है। तो ये वाला एंगल क्या हो गया? आई। ठीक है, तो ये एंगल आई है। तो उसी प्रकार से ये पूरा का पूरा एंगल कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा। चलिए इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा जब एंगल आई हो जाएगा तो हमें चाहिए ये छोटू सा एंगल, ये वाला एक छोटा सा एंगल चाहिए। तो ये पूरा का पूरा एंगल आई है, तो ये जो छोटा सा एंगल है, छोटा सा एंगल का मान हो जाएगा I माइनस R1। क्योंकि ये पूरा का पूरा I है और इसका मान R1 है, ये छोटा सा एंगल का मान I माइनस R1 होगा। तो उसी प्रकार से जब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा एक दूसरे को काट रही है तो इसको कहेंगे E, तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा E। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए ये वाला छोटा सा एंगल, ये हमें छोटा सा एंगल चाहिए। तो ये छोटा सा एंगल का मान क्या होगा? जब पूरा का मान E है और इसका मान R2 है तो ये छोटा सा जो एंगल है इसका मान हो जाएगा E माइनस R2। ठीक है, साफ से लिखते हैं, यहां पर हो जाएगा E और माइनस में हो जाएगा R2। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम है R। अब उसको जरा बाहर निकालिए, जो ट्रायंगल बना है इसको हम बाहर निकालते हैं। किस ट्रायंगल को? NOR को। देखिएगा त्रिभुज NOR से तो पहले क्या करते हैं कि त्रिभुज को बाहर निकाल लेते हैं। त्रिभुज को हम जैसे ही बाहर निकालेंगे तो ये वाला जो एंगल है इस एंगल का मान है I माइनस R1। ये जो व्हाइट कलर से लिखा हुआ है इसका मान है I माइनस R1 और जो पिंक कलर से लिखा हुआ है इसका मान है E माइनस R2। तो इसका मान हो जाएगा I माइनस R1 और इसका मान हो जाएगा E माइनस R2 जो कि यहां पर लिखा हुआ है, और इस एंगल का मान हो जाएगा डेल। तो ये क्या हो गया? डेल। अब यहां पे लगाएंगे बहिष्कोण का प्रमेय। तो यहां पे वर्टाइसिस का नाम देखा जाए तो R है, N है, O है। तो हो जाएगा R, ये हो जाएगा N और ये हो जाएगा। तो बहिष्कोण प्रमेय से बहिष्कोण का मान सुदूर के दो अंतः कोणों
के योगफल के बराबर होता है, और इसको बोलते हैं बहिष्कोण प्रमेय। अब यहाँ पे बहिष्कोण प्रमेय जैसे हम यूज करेंगे, ये जो ए डेल है, ये डेल बहिष्कोण की तरह व्यवहार कर रहा है, यानी कि ये एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल का मान जो होता है इसके ठीक अपोजिट दो एंगल्स के सम के बराबर होता है। मतलब इस बहिष्कोण का मान सामने के ठीक दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होगा, यानी कि ये जो डेल है ये डेल बराबर हो जाएगा i माइनस r1 प्लस e माइनस r2। तो यहाँ से डेल बराबर लिखेंगे i प्लस e माइनस r1 प्लस r2, और ये देखिए कि r1 प्लस r2 किसके बराबर है, तो a के बराबर है, यानी कि यहां से डेल बराबर आ गया i प्लस e माइनस a। होप सो आपको समझ में आया होगा। तो यहां से क्या हुआ कि हमने दो फॉर्मूला को देखा, a बराबर r1 प्लस r2 को कैसे साबित किया गया है, और साथ ही साथ यहां से हमने देखा डेल के बारे में, तो डेल बराबर i प्लस e माइनस a होता है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला को आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं न्यूनतम विचलन के लिए। ठीक, फॉर मिनिमम डेविएशन। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि न्यूनतम विचलन के लिए, और यही आपसे 5 नंबर की परीक्षा में पूछा जाता है कि न्यूनतम विचलन के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए। तो जैसे मिनिमम डेविएशन की हम बात करते हैं तब वहां पे एक कंडीशन आ जाता है, और कंडीशन क्या होता है कि i और e दोनों आपस में बराबर हो जाता है। वैसे तो इसका ग्राफ भी बनता है, बट नहीं, बोर्ड की बात है, i और e बराबर होगा और r1 r2 आपस में बराबर हो जाएगा। r1 r2 जैसे आपस में बराबर होगा, आप यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिएगा, तो r1 और r2 दोनों आपस में बराबर होकर के a/2 के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रिज्म है, इस प्रिज्म में यहाँ ये जो सामने वाला जो सरफेस दिख रहा है, ये जो सरफेस है, यहाँ पे हम यूज करेंगे स्नेल का नियम, क्योंकि यहाँ से प्रकाश की किरणें आई है और आने के बाद इसका अपवर्तन हो गया है। तो हमने क्या बोला कि एयर का अपवर्तनांक का मान 1 होता है, और प्रिज्म का अपवर्तनांक का मान हमने क्या ले लिया है, म्यू। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे स्नेल का नियम। ठीक है, ये जो फर्स्ट बार अपवर्तन हुआ है, यहाँ पे हमें स्नेल का नियम का यूज करना है। तो लिखेंगे स्नेल के नियम से, तो चूंकि स्नेल का नियम जानते होंगे, स्नेल का नियम होता है μ1 sin i बराबर μ2 sin r। तो μ1 का जो मान है देख लीजिए, ये बाहर है, तो μ1 का जो मान है वो 1 है, और i के बदला में i लिखेंगे, और μ2 के बदला में म्यू रखेंगे, और r के बदला में क्या रखेंगे, r1 रखेंगे। ठीक है, तो यहां से μ1 क्या हो जाएगा 1, i इंटू में साइन, और i के बदला में i रखेंगे, अब बराबर μ2 के बदला में म्यू रखेंगे साइन, और यहाँ पर r है तो इस r के बदला में क्या रखेंगे, r1 रखेंगे। ठीक, तो साइन i बराबर साइन i बराबर म्यू इंटू साइन r हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे फॉर्मूला है डेल बराबर i प्लस e माइनस a। तो जैसे हम मिनिमम डेविएशन की बात करते हैं तब ये डेल नहीं डेल मीन हो जाता है। तो मिनिमम डेविएशन की केस में डेल के बदला में हम लिखते हैं डेल मीन बराबर, और यहां से i और e दोनों आपस में बराबर होता है, तो i को i छोड़ देते हैं और e के बदला में भी i लिख देते हैं। तो i प्लस i 2i हो जाएगा और माइनस हो जाएगा a, यानी कि यहां से जो i आएगा उसका वैल्यू होगा डेल मीन प्लस a और बट्टा में 2। तो i बराबर डेल मीन प्लस a बट्टा में 2 हो गया। अब उसका इस्तेमाल यहां कर देंगे हम, ये साइन लिखा हुआ है तो साइन, और इसके बदला में लिख देंगे डेल मीन प्लस a और बटा 2 बराबर म्यू और साइन, और यहां से ये जो r1 लिखा हुआ था, इस r1 के बदला में हम लिख देंगे a बटा 2, यानी कि यहां से म्यू बराबर आ जाएगा साइन डेल मीन प्लस a बटा 2 और डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा
साइन ए बटा साइन ए बटा 2, और यहां से यह फॉर्मूला हो गया साबित। तो यही चीज आपको बताना था कि 5 नंबर की परीक्षा में प्रिज्म का ये अपवर्तनांक वाला सवाल बार बार पूछा जाता है, और ज्यादा चांस होता है कि ऐसे ऐसे सवाल हमारे पेपर में रहेंगे। जहां तक ऑप्टिक्स की बात होती है वहां से ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं। ये फॉर्मूला, ये ड्राइवेशन, ये स्टेप आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है वीडियो को बैक कीजिए और फिर से देखिए। ठीक, तो ओवरऑल यहाँ पे हम आपको समरी बता देते हैं। समरी देखिए, यहां से प्रिज्म के लिए क्या लिखेंगे। प्रिज्म में जो ए का फॉर्मूला होता है वो R1 प्लस R2 होता है। यहां से जो डेल का फॉर्मूला होगा वो I प्लस E माइनस ए होगा। मिनिमम डेविएशन का केस आएगा तो R1 R2 दोनों आपस में बराबर हो जाएगा और वो a/2 के बराबर आ जाएगा। और यहां से जो म्यू का फॉर्मूला आता है वो आता है साइन डेल मीन प्लस a बट्टा 2 डिवाइडेड बाई साइन a बट्टा 2, तब यह हो जाएगा म्यू का फॉर्मूला। ठीक है, यहां से आपका काम हो जाएगा। इसमें हम एक केस और लेते हैं, क्योंकि हम आपको बताए हैं स्टार्टिंग में ही जब मेरा वीडियो स्टार्ट हुआ था कि अगर थीटा का मान बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा थीटा के बराबर और टेन थीटा थीटा के बराबर होता है। तो प्रिज्म हो या ऑप्टिक्स में जितनी भी घटनाएं होती है वहां पर जितने भी एंगल्स बनते हैं सब के सब बहुत ही छोटे एंगल्स, मतलब कि बहुत ही अल्प कोण या बहुत ही छोटे कोण होते हैं, जिसमें हम साइन थीटा थीटा और टेन थीटा थीटा यूज कर सकते हैं। और देखिए, क्योंकि रेज जो होता है ना वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राक्सियल रेज और एक होता है मार्जिनल रेज। तो जैसे कि दर्पण होता है ना, अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में जो प्राक्सियल रेज होता है वो प्रधान अक्ष के ठीक बगल में होता है। वो प्रधान अक्ष के ठीक बगल से समांतर गुजरता है तो परावर्तन के बाद फोकस से जाता है। तो प्राक्सियल रेज की चर्चा पूरा का पूरा ऑप्टिक्स फिजिक्स में पढ़ाया जाता है क्लास 12 में। मार्जिनल रेज जो है ये बीएससी बीटेक एमटेक में बताया जाता है। तो मार्जिनल रेज जो होता है वो दर्पण में परावर्तन के बाद फोकस से नहीं गुजरता है। तो हम जो भी चर्चा करते हैं प्राक्सियल रेज की चर्चा करते हैं, और यहाँ पर जो भी एंगल बनता है वो छोटा एंगल बनता है। ठीक, तो कंसेप्ट बार बार आपको लिखना है ताकि याद हो जाए। कंसेप्ट क्या है? इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत छोटा हो देन साइन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा हो जाएगा एंड टेन थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा। तो चूंकि म्यू बराबर साइन डेल मीन प्लस a/2 डिवाइडेड बाई साइन a/2 लिखा हुआ है, तो इसीलिए यहां से साइन के साथ जो एंगल है उसमें से साइन हट जाएगा, क्योंकि साइन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा हो जाता है। तो साइन के साथ जो भी रहेगा ये विदाउट साइन आ जाएगा। तो यहां से हम लिखेंगे म्यू बराबर डेल मीन प्लस a/2 डिवाइडेड बाई a/2। ठीक, तो यहां से क्या होगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू बराबर हो जाएगा डेल मीन प्लस a डिवाइडेड बाई a। तो यहां से आ जाएगा म्यू a और माइनस a बराबर हो जाएगा डेल मीन। तो यहां से a जैसे कॉमन लेंगे तो म्यू माइनस 1 बराबर आ जाएगा डेल मीन, यानी कि ये जो डेल मीन का फॉर्मूला है ये आ गया म्यू माइनस 1 इंटू a। तो ये फॉर्मूला भी काफी बार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव के तौर पर, तो इसको खूब पूछा जाता है। ठीक है, तो कोई भी विद्यार्थी अगर प्रिज्म में इतना करके गया, यहां से मैंने स्टार्टिंग से जो भी बात बताया है, अगर वो प्रिज्म में इतना कर ले, यहां से ये सारा स्टेप, उसके बाद ये स्नेल का नियम वगैरह जो भी हो ये सब, फिर ये मिनिमम डेविएशन का केस है। तो अगर कोई भी बच्चा इतना कर लेता है तो क्लास 12 में प्रिज्म में उसको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने प्रिज्म में जितना भी सारा चीज होता है सब चीज बता दिया है। अब चलिए अब r बराबर 2f को साबित करते हैं। गोलीय दर्पण में साबित करना होता है कि जो वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी का दुगुना होता है। तो इसको क्लास 10th में भी बताया जाता है, लेकिन इसको मैं क्लास 10th वाले मेथड से नहीं बताऊंगा, इसको मैं बताऊंगा क्लास 12th वाले मेथड से। यहां पे भी मैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का यूज कर दूंगा। देखिए
एक दर्पण जो कि अवतल है, ठीक है, और ये प्रधान अक्ष है। और आपको पता है कि प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटते हैं उसे फोकस बिंदु कहा जाता है। तो यहां से प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली किरणें हैं और परावर्तन के बाद इसको प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसको फोकस बिंदु कहा जाता है। तो ये हो जाएगा फोकस बिंदु। अब फिर इसमें क्या होगा कि यहाँ पे दर्पण पर अभिलंब डालेंगे और दर्पण पर जो अभिलंब होता है वो प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है उसको वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। या जो भी किरणें वक्रता केंद्र और दर्पण को मिलाने वाली होती है वह अभिलंब की तरह व्यवहार करती है। तो अगर इस एंगल को I कहिएगा तो इसको R कहना पड़ेगा, और एंगल I एंगल R दोनों आपस में बराबर होता है परावर्तन के नियम से। ये दोनों बराबर हो जाएगा परावर्तन के नियम से। और प्रधान अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसको कहा जाएगा P, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, इस पर अभिलंब डालेंगे यहां से। अब यहां से जैसे लंब डालेंगे तब लेट अस सपोज ये पॉइंट O हो गया और ये हो गया M। तो यहां से कंसीडर बात होता है, मतलब माना गया बात है कि MO और OP दोनों आपस में बराबर होता है। रीजन क्या है कि O P के काफी नजदीक होता है, O P के काफी नजदीक होता है, ठीक है। तो ये प्रूवन स्टेटमेंट है, ठीक है, ये संभाल किया जाता है। अब चूंकि दो समानांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसका अंतःकांतर कोण आपस में बराबर होगा। तो इसीलिए अगर ये एंगल I है तो इसको भी I कहेंगे, ठीक। यानी कि क्या लिखेंगे, एंगल MCF। MCF किसके बराबर हो जाएगा, एंगल I के बराबर हो जाएगा। कैसे, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, ठीक है। अब चूंकि एंगल R है तो इस R के बदले में भी आप I लिख सकते हो, क्योंकि यहां पर एंगल I और एंगल R दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब इस एंगल का मान देखिए, ये जो छोटा सा त्रिभुज बना है MCF, इसमें ये वाला एंगल बहिष्कोण एंगल है। अब बहिष्कोण है, अब बहिष्कोण का जो मान होता है वो सामने के दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। तो लिखेंगे एंगल MFP बराबर, अब बहिष्कोण का मान सामने के दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है, तो इसका मान ये सामने के दोनों कोण के योगफल के बराबर होगा। तो I प्लस I हो जाएगा 2I। और चूंकि हम जानते हैं कि इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल देन साइन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा एंड टेन थीटा ऑल्सो इक्वल टू थीटा। अब ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, पूरा ऑप्टिक्स में इसको आप समझ जाइए, ऑप्टिक्स एकदम चुटकी में सॉल्व होने लगेगा। ऑप्टिक्स का डेरिवेशन तो बहुत आसान हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, 2I बोलेंगे। तो देखिए tan 2I के बराबर हो जाएगा, और tan 2I किसके बराबर होगा, MO और डिवाइडेड बाई MO डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, OF। और MO का MO लिखेंगे और ये जो OF है ये फोकस दूरी है, तो इसके बाद हम क्या लिख देंगे, फोकस दूरी, ये हो जाएगा इक्वेशन 1। अब एक बार फाइंड आउट करेंगे tan I, तो tan I बराबर हो जाएगा MO डिवाइडेड बाई, और ये हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। तो क्या मान होगा, OC या PC। तो MO का MO छोड़ देंगे और OC के बदला में लिख देंगे R, ये हो गया समीकरण 2, और tan I के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, समीकरण 1 में समीकरण 2 से डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से जैसे डिवाइड करेंगे तो यहां से ये 2I डिवाइडेड बाई, और ये वाला हो जाएगा I बराबर, डिवाइड हम जैसे करेंगे तो MO बटा F यहां जाएगा, MO बटा F, और डिवीजन करेंगे तो R ऊपर चला जाएगा, MO नीचे आ जाएगा, तो R और बटा हो गया MO। तो यहां से MO और MO हो गया कैंसिल, और I से I कैंसिल हो गया, तो R बराबर हो जाएगा 2F।
अगर यहां से चिन्ह परिपाटी का यूज कीजिएगा तो जानते हैं कि दर्पण के सामने खड़ा होना है, बाएं तरफ वाला सब माइनस में, दाएं तरफ वाला सब प्लस में। तो जैसे यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे यानी कि चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करेंगे तो आर के बदला में माइनस, एफ के बदला में माइनस, ओवरऑल माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि आर बराबर 2f हैंस रूट। ठीक है, तो r बराबर 2f आपको अच्छा से समझ आया होगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख रहे होंगे देन काफी अच्छा है। चलिए अब बढ़ते हैं दर्पण सूत्र की ओर। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। तो दर्पण सूत्र जानते होंगे 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। और इसमें जितने भी लिखे गए हैं पैरामीटर सबका नॉर्मल मीनिंग होता है। u का मतलब प्रत्यय वस्तु दूरी, v का मतलब प्रतिबिंब दूरी और f का मतलब फोकस दूरी। तो हमारे पास एक दर्पण है और वो भी अवतल दर्पण है। ठीक है, और यहां पर है प्रधान अक्ष, पॉइंट P है और हमने क्या किया कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रख लिया O। अब जैसे यहां से एक ऑब्जेक्ट को रखे, यहां से क्या करते हैं कि हम लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, प्रकाश को यहां से आपतित कराते हैं। तो लाइट को इंसिडेंट कराएंगे तो यहां से इसका हो जाएगा रिफ्लेक्शन, यानी कि यहां से इसका हो जाएगा परावर्तन। ठीक है, तो परावर्तन हो जाएगा तो यहां पर बन जाएगा इमेज। अब क्या करते हैं कि अभिलंब डालते हैं। तो दर्पण में जो अभिलंब होता है, प्रधान अक्ष को जहां काटता है उसको वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये हो गया C। अब चूंकि जैसे आप अभिलंब डालिएगा तो यहां पे लगेगा प्रकाश का परावर्तन का नियम, यानी कि ये वाला एंगल I और ये एंगल हो गया R। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से एंगल I बराबर हो जाएगा एंगल R। ठीक है, ये प्रकाश के परावर्तन के नियम से हो गया, परावर्तन के नियम से। ठीक है, अब देखिए लेट अस सपोज ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल बीटा है और ये वाला एंगल गामा है। ठीक, अल्फा बीटा और गामा हम मान लेते हैं। तो देखिएगा ये जो बीटा है, ऐसा करते हैं, ये जो I है और एंगल R है दोनों को थीटा के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता ही है। तो एंगल I और एंगल R दोनों को आपस में हम बराबर मान के थीटा ले लिए। तो ये हो गया थीटा के बराबर, यानी कि अब से इसको थीटा बोलेंगे और ये भी क्या हो जाएगा थीटा बोलेंगे। तो चूंकि यहां से देखिए ये जो बीटा है, इस बीटा का मान हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा। तो बीटा बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा। कैसे? तो क्योंकि बीटा बहिष्कोण है और बहिष्कोण का मान सामने के दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे? बहिष्कोण। ये हो गया समीकरण 1। उसके बाद गामा बराबर हो जाएगा बीटा प्लस थीटा और ये भी बहिष्कोण है और ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, तो यहां से देखिए थीटा जो है, इस थीटा का मान हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा और यहां से थीटा जो है ये हो जाएगा गामा माइनस बीटा। तो जब यहां से थीटा कैलकुलेट कीजिएगा तो थीटा का वैल्यू होगा बीटा माइनस अल्फा और जब यहां से थीटा कैलकुलेट कीजिएगा तो ये होगा गामा माइनस बीटा। अब यहां से हमारा काम बन जाएगा। तो क्या करते हैं कि बीटा को इधर ले आते हैं और अल्फा को इधर ले आते हैं। तो बीटा उधर जाएगा तो बीटा प्लस बीटा हो जाएगा 2 बीटा। हाँ, बीटा प्लस बीटा बम बीटा नहीं, बीटा प्लस बीटा 2 बीटा। और गामा और अल्फा इधर आएगा तो अल्फा प्लस गामा हो जाएगा। और चूंकि बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन हम जानते हैं कि अगर थीटा बहुत छोटा होता है तो tan थीटा थीटा के बराबर, sin थीटा थीटा के बराबर।
तो यहां से अल्फा प्लस गामा बराबर आ गया 2 बीटा। तो देखिए अल्फा प्लस गामा बराबर आ गया 2 बीटा। तो यहाँ जो अल्फा लिखा हुआ है इस अल्फा के बदला में लिखेंगे tan अल्फा प्लस गामा के बदला में लिखेंगे tan गामा बराबर 2 इंटू और इस बीटा के बदला में लिखेंगे tan बीटा, यानी कि tan अल्फा प्लस tan गामा बराबर हो जाएगा 2 इंटू tan बीटा। अब देखिए अल्फा जो tan अल्फा के बराबर हो गया है इसको कैलकुलेट करते हैं। लेट अस सपोज ये वाला पॉइंट m है और यहां से फिर क्या करते हैं, अभिलंब डाल देते हैं नीचे की ओर, ये वाला, और ये पॉइंट हो गया O। तो यहां से MO और MP दोनों आपस में बराबर होगा, MO और MP, क्योंकि ये जो पॉइंट O है ये P के काफी नजदीक होता है। तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा MO और बट्टा में ना O नहीं क्यों बोल देते हैं MQ, ठीक है MQ बोल दिया इसको। ये तो MQ और MP दोनों आपस में बराबर है, तो यहां से tan अल्फा का मान होगा MQ और बट्टा में ये QO। अब वस्तु यहाँ पे रखा गया है और ध्रुव यहाँ है, तो वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी को तो U बोलते हैं और इसको बोलेंगे V और इसको बोलेंगे R, ठीक है। तो U हो गया, V हो गया, वो क्या हो गया R हो गया। तो tan अल्फा क्या हो जाएगा MQ और बट्टा में OQ, ठीक। तो यहां से भरेंगे MQ और बट्टा में OQ प्लस tan गामा किसके बराबर होगा MQ बट्टा में QY, MQ और बट्टा में QY बराबर 2 इंटू tan बीटा किसके बराबर होगा, तो tan बीटा बराबर हो जाएगा MQ और बट्टा में QC, MQ बट्टा QC। अब यहां से देखिए ये MQ 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 हमारे बीच नहीं रहे, उसके बाद 1 बाई, अब OQ के बदला में क्या रखेंगे, तो देखिए ये OQ है तो OQ के बदला में रखेंगे U, उसके बाद QI के बदला में V और QC के बदला में R। तो यहां से रखेंगे U और प्लस इसके बदला में V और बराबर 2 और डिवाइड बाई QC के बदला में रखेंगे R, यानी कि यहां से फिर देखिएगा 1 बाई U प्लस 1 बाई V बराबर 2 बाई 2F, 2 बाई 2F। R के बदला में तो 2F लिख ही सकते हैं, तो ये 2 और 2 हो गया कैंसिल, तो 1 बाई U प्लस 1 बाई V बराबर 1 बाई F हो जाएगा। तो 1 बाई U प्लस 1 बाई V बराबर 1 बाई F, तो इसको यहीं पर मत छोड़िएगा, क्योंकि अब यहां से हम यूज करेंगे साइन कन्वेंशन, यानी कि चिन्ह परिपाटी से। तब यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे चिन्ह परिपाटी, तो 1 बाई, और चूंकि डायग्राम में देखिए ये लेफ्ट में है, U भी लेफ्ट में, V भी लेफ्ट में, R भी लेफ्ट में, तो तीनों का तीनों हो जाएगा निगेटिव। तो यहाँ से चिन्ह परिपाटी में हम लिखेंगे 1 बाई माइनस U माइनस 1 बाई V बराबर 1 बाई माइनस F, यानी कि यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। तो इसीलिए हम कह सकते हैं 1 बाई U प्लस 1 बाई V बराबर 1 बाई F एंड दिस इज आवर फॉर्मूला, ठीक है। तो हमने आपको दर्पण सूत्र को साबित करके दिखा दिया, आप ये इसका स्टेप ये सारा देख सकते हैं। चलिए अब देखिए हमने प्रिज्म पूरा बता दिया आपको, R बराबर 2F बता दिया, फिर दर्पण सूत्र बता दिया। अब हम चलते हैं गोलीय सतह से प्रकाश के अपवर्तन में। तो हेडिंग डालते हैं गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन। गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है और बहुत बार पूछा जाता है। μ2 अपन V माइनस μ1 अपन U बराबर μ2 माइनस μ1 अपन में क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन। देखिए हमारे पास एक सतह है, ये गोलीय सतह है, ठीक। ये रहा प्रधान अक्ष,
इन जनरल बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसका अपवर्तनांक μ1 और इस सतह के अंदर का जो अपवर्तनांक है उसको लेते हैं μ2। ठीक है, μ1 μ2। लेट अस सपोज यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है। अब हमने क्या किया कि यहां से इसको आपतित कराया और उसके बाद यहां से इसका हो गया अपवर्तन। उसी प्रकार से यहां से इसको आपतित कराया और यहां इसका हो गया अपवर्तन। दोनों जहां पर आकर के मिला वहां पर इमेज यानी कि प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो ऑब्जेक्ट वहां रखा गया है और उस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बना है। ठीक है, फिर क्या करते हैं कि चूंकि यहां से प्रकाश का अपवर्तन हुआ है तब यहां पे क्या करते हैं कि एक लंब डाल देते हैं। ठीक, तो यहां पे हमने क्या किया कि एक अभिलंब डाल दिया। अब अभिलंब डालते हैं तो क्या होता है कि दर्पण पे जैसे अभिलंब डालते हैं तो जो अभिलंब होता है वो प्रधान अक्ष को जहां काटता है वो वक्रता केंद्र हो जाता है, सी हो जाता है। तो अगर इसको P कहेंगे तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा R यानी कि वक्रता त्रिज्या। यहाँ पे जो भी सिंबल यूज किया जाएगा सब एज यूजुअल जो बाय डिफॉल्ट जो उसका मीनिंग होता है वही होगा। U का मतलब वस्तु दूरी, V का मतलब प्रतिबिंब दूरी, स्मॉल f का मतलब फोकस दूरी, कैपिटल R का मतलब वक्रता त्रिज्या। और यहाँ पे वस्तु रखा गया है और ये ध्रुव यानी कि पोल है, तो वस्तु और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको वस्तु दूरी यानी कि उसको U कहा जाता है। ठीक है, इसको U कहा जाएगा और यहाँ पे प्रतिबिंब बना है तो इसको क्या कहा जाएगा, V कहा जाएगा। तो वो U लिखा हुआ और ये क्या लिखा हुआ है, V लिखा हुआ है। और चूंकि ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है तो आपतित किरण अभिलंब के बीच बने हुए कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो इसको हमने क्या कर दिया, I कह दिया। और लेट अस सपोज ये वाला पॉइंट M है और O P और ये क्या हो गया, I हो गया। फिर क्या करते हैं कि यहां से एक अभिलंब डालते हैं। ये अभिलंब जो होगा इसको हमने N कह दिया। तो ये जो MP है और MN दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्यों बराबर होगा, क्योंकि N P के काफी नजदीक है। N P के काफी नजदीक है। ठीक है, तो जो N है वो P के काफी नजदीक है तो इसीलिए MP और MN दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हमने क्या किया, इस एंगल को अल्फा बोल दिया, इस एंगल को बीटा बोल दिया और इस एंगल को गामा बोल दिया। अब यहां से हम लगाएंगे बहिष्कोण प्रमेय। बहिष्कोण प्रमेय से, ठीक है, तो यहां पे यूज करना है बहिष्कोण प्रमेय। अब बहिष्कोण प्रमेय का जैसे उपयोग किया जाएगा तो देखिएगा, देखिए ये जो I है ये I त्रिभुज MOC में बहिष्कोण की तरह काम कर रहा है और इस I का मान हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक, तो यहां से हम बहिष्कोण प्रमेय से लिखेंगे I बराबर अल्फा प्लस बीटा समीकरण 1। उसी प्रकार से अगर ये I है तो इस एंगल को क्या कहेंगे, R कहेंगे। और ये जो R है इस R का मान हो जाएगा ना, ये जो R है ये तो अपवर्तन कोण है और ये जो R प्लस गामा है ये बीटा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज MCI में बीटा जो है वो बहिष्कोण की तरह व्यवहार कर रहा है। तो बीटा का मान हो जाएगा R प्लस गामा। ये जो बीटा है ये बीटा बराबर हो जाएगा R प्लस गामा। ठीक है, तो यहां से R बराबर हो जाएगा बीटा माइनस गामा। ये हो गया समीकरण 2। दो इक्वेशन आया हमारे पास, एक आया I का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया अल्फा प्लस बीटा और यहां से R का वैल्यू कैलकुलेट किया बीटा माइनस गामा। तो I बराबर अल्फा प्लस बीटा हो गया और R बराबर हो गया बीटा माइनस गामा। अब ये जो सरफेस है इस सरफेस पे यानी कि ये जो ब्लू वाला जो सरफेस दिख रहा है आपको, यहाँ पे हम लगाएंगे स्नेल का नियम। अब स्नेल का नियम लगाने के बाद हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो स्नेल का नियम में म्यू1 ही रहेगा और अपवर्तन कोण आपतन कोण जो है वो I ही रहेगा, अपवर्तन कोण R रहेगा और आपतन कोण I को हम अल्फा प्लस बीटा से सब्स्टिट्यूट कर देंगे और ये जो R है इसको हम बीटा माइनस गामा से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम स्नेल्स लॉ
स्नेल के नियम से। ठीक, तो स्नेल का नियम क्या होता है? μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। तो μ1 का μ1 रहेगा और साइन है आई के बदला में अल्फा प्लस बीटा लिखने से पहले यहाँ पे एक थोड़ा सा ये करते हैं, क्योंकि एंगल का मान बहुत छोटा होता है। इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा ऑलमोस्ट थीटा के इक्वल हो जाएगा और tan थीटा भी ऑलमोस्ट थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो μ1 का μ1 रहेगा और साइन आई के बराबर हो जाएगा और μ2 साइन आर के बराबर हो जाएगा। जब जिस प्रकार की रिक्वायरमेंट होगी तब हम बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि स्नेल का नियम लगाया। स्नेल का नियम के अनुसार μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। अब चूंकि ये थीटा बहुत बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा थीटा और tan थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा। तो μ1 का μ1 और साइन आई को हम आई लिख देंगे और μ2 का μ2 और साइन आर को आर लिख देंगे। अब ये जो आई है इसका वैल्यू यहां से पुट करेंगे। देखिए आई का मान है अल्फा प्लस बीटा, तो यहां पर रखेंगे μ1 और आई के बदला में अल्फा प्लस बीटा बराबर μ2 इंटू, और इस आर के बदला में रखेंगे बीटा माइनस गामा। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा बीटा माइनस गामा। ठीक, हम μ1 का μ1 रखेंगे और फिर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का यूज करेंगे। तो अगर tan थीटा थीटा है तो थीटा का बदला में हम tan थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहां से अल्फा के बदला में हम लिखेंगे tan अल्फा प्लस बीटा के बदला में लिखेंगे tan बीटा बराबर μ2 और बीटा के बदला में लिखेंगे फिर tan बीटा माइनस गामा के बदला में लिखेंगे tan गामा। ठीक है, तो अब यहां से फिर कैलकुलेशन करेंगे और tan अल्फा tan बीटा और यहां से tan गामा का वैल्यू पुट करेंगे, देन हम अपने रिजल्ट के पास आ जाएंगे। फिर देखिएगा μ1 इंटू अब tan अल्फा, तो देखिए tan अल्फा का मान क्या होगा mn और बट्टा में वो n, mn और बट्टा में वो n अब प्लस tan बीटा है, तो tan बीटा के बदला में क्या पुट करेंगे? तो tan बीटा के बदला में पुट करेंगे mn और बट्टा में nc, mn बट्टा nc। तो यहां पे लिखेंगे mn और बट्टा nc बराबर μ2 और फिर यहाँ पे tan बीटा है तो फिर tan बीटा के बदला में पुट करेंगे mn और बट्टा nc माइनस और tan गामा है। ठीक है, जो tan गामा है tan गामा के बदला में क्या रखेंगे उसको देखिएगा। ये tan गामा है तो mn और बट्टा ni, तो mn और बट्टा में क्या हो जाएगा ni हो जाएगा। ठीक, अब देखिए फिर यहां से कैलकुलेशन होगा ये mn कैंसिल। ठीक है, उसके बाद μ1 इंटू 1 बाई, अब on को देखिए इसके बदला में क्या रखेंगे on इसके बदला में रखेंगे माइनस u, तो यहां पे रखेंगे माइनस u प्लस 1 बाई nc है, तो nc के बदला में रखेंगे प्लस r, तो यहां पर हो जाएगा प्लस r बराबर μ2 का μ2 रहेगा 1 बाई और nc के बदला में रखेंगे r माइनस 1 बाई और ni है तो ni के बदला में रखेंगे v। ठीक, तो यहाँ पे क्या रख देंगे v रख देंगे। अब इसको फिर कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए कैलकुलेशन करते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस μ1 अपॉन में u हो जाएगा, तो माइनस μ1 अपॉन क्या हो जाएगा u, फिर μ1 अपॉन में हो जाएगा r, चलो प्लस μ1 अपॉन r बराबर, फिर देखिएगा μ2 अपॉन r माइनस μ2 अपॉन v हो जाएगा, μ2 अपॉन r माइनस μ2 अपॉन v। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे इसको इधर लाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा μ2 अपॉन v माइनस
म्यू1 अपॉन यू बराबर, और ये हो जाएगा म्यू2 अपॉन आर, अब माइनस में इसको इधर लाएंगे तो म्यू1 अपॉन आर, यानी कि यहां से रिजल्ट आ गया म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर। ठीक है, तो ये यहां से प्रूफ हो गया, और इसी को बोलते हैं गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन। क्या है ये? गोलीय सतह, गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन। अगर सवाल में ये पूछे कि गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ये फॉर्मूला यहां से आपको प्रूव कर देना है। ये पूरा का पूरा डायग्राम है, ये डायग्राम बनाना है, उसके बाद ये सारा प्रोसेस है, स्नेल का नियम यूज करना है, देन आप इस रिजल्ट तक आराम से। तो देखिए, जिधर से लाइट एंट्री करेगा उधर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू1, और जिधर लाइट जाएगा उधर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू2 लिया गया है, और इसी का यूज करके फिर हम लेंस मेकर फॉर्मूला को भी प्रूव करेंगे। तो चलिए अब लिखते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक, लेंस मेकर फॉर्मूला। अब ये लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है? तो लेंस मेकर फॉर्मूला का वैल्यू होता है 1/f बराबर म्यू2 अपॉन म्यू1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, यही होता है लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक, इसी को प्रूव करना है, या इसके बदले में हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/v माइनस 1/u बराबर म्यू2 अपॉन म्यू1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब जब लेंस मेकर फॉर्मूला हो जाएगा तो फिर इसी की सहायता से हम लेंस सूत्र भी साबित करके दिखा देंगे। ठीक है, तो 1/v बराबर 1/v माइनस 1/u बराबर म्यू2 अपॉन म्यू1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये लेंस मेकर फॉर्मूला है। अब इसको हम कैसे सहायता करेंगे, कैसे साबित करेंगे? तो ये जो लेंस मेकर फॉर्मूला है, इसको ये भी बोला जाता है रिफ्रैक्शन थ्रू थिन लेंस, यानी कि पतले लेंसों से प्रकाश का अपवर्तन। पतले लेंसों से प्रकाश का अपवर्तन। तो पतले लेंसों से प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो उसके बाद जो सूत्र बनता है उसको लेंस मेकर सूत्र कहा जाता है। देखिए, यहां से मान लेते हैं कि हमारे पास एक पतला लेंस है, एक थिन लेंस है। थिन लेंस का डायग्राम पहले देखिए कैसे बनेगा। ये हो गया एक थिन लेंस। ठीक, ये एक प्रकार का एक थिन लेंस हो गया। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऐसे दो भागों में बांटा हुआ है। इसका वक्रता त्रिज्या का मान R2 है, और इसका वक्रता त्रिज्या का मान R1 और इसका वक्रता त्रिज्या का मान R2 है। ठीक, ये जो बाहर है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू1, तो इधर भी बाहर है तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू1 हो जाएगा। ठीक, अब ये जो अंदर है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मान हो जाएगा म्यू2। ये जो मटेरियल जिस चीज का बना है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का हो जाएगा म्यू2 हो जाएगा। म्यू1 हो गया, और ये म्यू1 हो गया, और ये जो अंदर है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू2 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, लेट अस सपोज ये ऐसे यहां से गया, ठीक, ये O है, यहाँ पे इस इमेज बन गया इसका I। अब फिर क्या करते हैं कि इसको पीछे की ओर डॉटेड लाइन से मिला देते हैं। ये इसको थोड़ा सा पीछे कर लिया, यहाँ पे एक और इमेज बन गया I डैश।
अगर इतना डायग्राम अगर बनाने आ जाता है तो समझिए कि लेंस मेकर फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा। इसको कहा जाएगा यू, इसको कहा जाएगा भी, और इसको कहा जाएगा भी डैश। ठीक है, ये यू हो जाएगा और यहां से यहां तक भी हो जाएगा, और ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को कहा जाएगा भी डैश। और यहाँ पे हम यूज करेंगे ये रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस, क्योंकि ये दोनों का दोनों अपने आप में एक कर्व सरफेस है, और यहाँ इसका वक्रता त्रिज्या अलग अलग होगा। ये होगा R1 तो ये हो जाएगा R2। ठीक, ये इन जनरल बातें चल रही है। यहां से चूंकि हमें पता होता है गोलीय सतह से प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन, तो गोलीय सतह से जैसे प्रकाश का अपवर्तन का सूत्र लिखेंगे तो ये होगा म्यू टू अपॉन भी माइनस म्यू1 अपॉन यू बराबर म्यू2 माइनस म्यू1, और बटा में क्या हो जाएगा, इसी का उपयोग करेंगे। ठीक है, यहां पे दो समीकरण बनता है, तो ये जो है इसको बोल देंगे फर्स्ट सरफेस और इसको बोल देंगे सेकंड सरफेस। तो फर्स्ट सरफेस के लिए फॉर फर्स्ट सरफेस, तो यहाँ पे हम फिर देखेंगे फर्स्ट सरफेस के लिए। फॉर फर्स्ट सरफेस ये दो अलग अलग हमने सतह लिया है, ये पहला है ये दूसरा है। इसमें यूज करेंगे ये रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस वाला फॉर्मूला, गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन वाला फॉर्मूला। तो पहले है म्यू2 अपॉन भी माइनस म्यू1 अपॉन यू बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बटा, मतलब जिसमें लाइट गया उसको पहले रखिए। ठीक है, तो ये पहला सरफेस की बात है, म्यू2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई, हम यहां से ऑब्जेक्ट रखेंगे और इसको हम इमेजिन करेंगे, तो इस डिस्टेंस को पहले रखा जाएगा v डैश माइनस म्यू1 और अपॉन में ये वाला डिस्टेंस u हो जाएगा, तो बराबर म्यू2 अपॉन म्यू1। तो फर्स्ट सरफेस का वक्रता त्रिज्या का मान r1 है, तो यहाँ पे r1 पुट करेंगे और ये हो जाएगा इक्वेशन 1। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड सरफेस की बात करेंगे। फॉर सेकंड सरफेस, फॉर सेकंड सरफेस। ठीक, तो हम जैसे सेकंड सरफेस में जाएंगे तो वहां पे सेकंड सरफेस के हिसाब से इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो वहां पे लिखा जाएगा म्यू1 डिवाइडेड बाई भी, ये वाला भी माइनस म्यू2 डिवाइडेड बाई भी डैश बराबर म्यू1 माइनस म्यू2, और अपॉन में क्या हो जाएगा R2, और ये हो गया इक्वेशन 2। अभी हम किसी भी प्रकार का साइन कन्वेंशन का यूज नहीं किए हैं। अब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे। ठीक, जैसे दोनों को ऐड किया जाएगा वैसे देखिएगा, म्यू2 अपॉन v1 म्यू2 अपॉन v1 माइनस म्यू1 अपॉन u प्लस फिर ये लिखा हुआ है म्यू1 अपॉन v माइनस म्यू2 अपॉन v डैश बराबर ये म्यू2 माइनस म्यू1, ये वाला म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन R1 प्लस ये म्यू1 माइनस म्यू2 अपॉन R2, म्यू1 माइनस म्यू2 अपॉन क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। अब फिर ध्यान से देखिएगा, तो ये वाला और ये वाला एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, कैंसिल कर देगा, तो यहां पे आ जाएगा म्यू1 अपॉन v माइनस म्यू1 अपॉन u बराबर, और
इसको लिखेंगे म्यू टू अपॉन आर वन माइनस म्यू वन अपॉन आर वन प्लस म्यू वन अपॉन आर टू माइनस म्यू टू अपॉन आर टू। ठीक है, ऐसे। ये म्यू टू और म्यू टू है, वहां से अगर म्यू वन कॉमन ले लेते हैं तो 1/v और माइनस 1/u हो जाएगा। अब म्यू टू को देखें, यहाँ पे म्यू टू और यहाँ पे म्यू टू, तो म्यू टू को कॉमन लीजिएगा तो 1/r1 और ये माइनस में 1/r2 हो जाएगा। यहाँ से अगर म्यू वन को कॉमन लेते हैं तो 1/r2 और माइनस 1/r1 हो जाएगा। इस प्रकार का सीन बनेगा। ठीक है, हाँ, तो देखिए हम लोग इस रिजल्ट तक पहुंच गए हैं। ये म्यू वन यहां से कॉमन हो गया, 1/v माइनस 1/u बराबर। अब इसमें देखिए यहाँ का म्यू टू, ये वाला यहाँ का म्यू टू और यहाँ का म्यू टू, दोनों में से म्यू टू कॉमन हो गया तो 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ का म्यू वन और यहाँ का म्यू वन, दोनों में से कॉमन हो गया तो 1/r2 और माइनस में 1/r1 हो गया। अब देखिए अभी कैलकुलेशन और आगे करते हैं, इजी को छोटा। ठीक है, तो देखिए ये हो गया म्यू वन इंटू 1/v माइनस 1/u बराबर, और ये म्यू टू हो गया 1/r1 माइनस 1/r2। इसमें से जैसे माइनस कॉमन लेंगे ये 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाएगा। तो म्यू वन 1/v माइनस 1/u बराबर म्यू टू 1/r1 माइनस 1/, अच्छा एक मिनट, यहां से तो कॉमन लेना था ना। फिर देखो 1/r1 माइनस 1/r2 और 1/r1 माइनस 1/r2 कॉमन हो जाएगा, तो 1/r1 माइनस 1/r2 कॉमन ले लिए तो बच जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन। ठीक है, अब जैसे म्यू टू माइनस म्यू वन बच जाएगा तो फिर क्या करेंगे कि म्यू वन से डिवाइड कर देंगे, म्यू वन से भाग करने पर, तो देखिएगा जैसे म्यू वन से डिवाइड करेंगे तो म्यू वन अपॉन म्यू वन और इंटू में हो जाएगा 1/v माइनस 1/u बराबर। अब डिवाइड करना है तो यहां पे आकर के डिवाइड कर देते हैं। ये 1/r1 माइनस 1/r2 एज इट इज रहेगा। डिवीजन करना है, ओवरऑल डिवीजन करना है तो उसको इसमें भेज देंगे, म्यू टू अपॉन म्यू वन और माइनस म्यू वन अपॉन म्यू वन। ठीक है, ये म्यू वन कैंसिल हो गया और ये म्यू वन कैंसिल हो गया। 1/v माइनस 1/u बराबर, अब ये म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस 1 और इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, और इसी रिजल्ट तक पहुंचना था, इसी को साबित करना था और यहां से हो चुका है प्रूफ। ठीक, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1/v माइनस 1/u बराबर म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। ठीक है, ये कंडीशन है और इसी को लेंस मेकर फॉर्मूला कहा जाता है। यही क्या है, लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, अब यहां से फिर हम लेंस फॉर्मूला लाएंगे। क्या अब ये लेंस मेकर फॉर्मूला की सहायता से हम लेंस फॉर्मूला को साबित करेंगे। तो इसमें हमारा एक कंडीशन होगा, जब ये हम लेंस बनाते हैं ऐसे तो ये सिमेट्रिकल लेंस होता है, और सिमेट्रिकल लेंस के केस में ये जो R1 है और ये जो R2 है दोनों का वैल्यू आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो R1 को माइनस R लिया जाएगा और R2 को R लिया जाएगा साइन कन्वेंशन से, यानी कि चिन्ह परिपाटी से। एज इट इज थोड़ा बहुत स्टेप होता है, उसको याद करना होता है।
R1 के बदला में -r और R2 के बदला में r, और इस सिमेट्रिकल लेंस के केस में μ2 अपॉन μ1 अप्रोक्सीमेट 0 के बराबर हो जाता है, जिसको बोलते हैं सापेक्षिक अपवर्तनांक। सापेक्षिक अपवर्तनांक यानी कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब चलिए इक्वेशन में पुट करते हैं। क्योंकि इक्वेशन है 1/v माइनस 1/u बराबर μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो 1/v माइनस 1/u बराबर 0 माइनस 1 इंटू 1/-r माइनस 1/r। तो ये 1/v माइनस 1/u बराबर ये माइनस हो जाएगा 1/-1/r माइनस 1/r, यानी कि यहाँ से 1/v माइनस 1/u बराबर माइनस 2/r हो जाएगा। ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 1/v माइनस 1/u बराबर 2/r के बदला में रखेंगे 2f, ये 2 कैंसिल हो गया, तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, एंड यहाँ से ये फॉर्मूला साबित हो गया, और इसको बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। ठीक, तो यहां से अब बच गया माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप बच गया, उसके बाद माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप हो गया, और इसमें पूरा का पूरा डेरिवेशन होता है। यहाँ पे फिर आपको TIR बता देता हूं। TIR में क्रिटिकल एंगल को कैसे साबित करते हैं। देखिए एक सरफेस है और ये विरल माध्यम है और ये है सघन माध्यम। ठीक, अब ये सघन माध्यम का जो अपवर्तनांक है इसको μ1 बोल देते हैं, और विरल माध्यम का अपवर्तनांक μ2 बोल देते हैं। अगर हवा होगा तो μ2 को बाद में 1 ले लेंगे। अब देखिए सघन से विरल में जब प्रकाश की किरण जाती है, मानते हैं कि यहाँ कोई प्रकाश की किरण है, तो यह विलंब से दूर भागेगी। ठीक है, ये क्या होगा, विलंब से दूर भागेगी। फिर क्या होगा, मान लेते हैं कि इसी पॉइंट से अगर लाइट को हम यहाँ पे इंसिडेंस कराते हैं, ये और मुड़ जाए, यानी कि विलंब से और ये दूर भाग गया। ठीक, अब फिर क्या होगा कि इसी पॉइंट से यहां पे अगर ले जाते हैं, तो ये क्या होता है कि कभी कभी ये इसी प्लेन के अलोंग चलने लगेगा। ठीक है, और जब मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट है, जब मान लेते हैं कि फिर यहां से एक बार और लाइट को हम इंसिडेंट कराते हैं, तो क्या होगा कि इधर से इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। तो देखिए एक ही पॉइंट से हमने क्या किया कि सघन से विरल माध्यम में बार बार किरण को अपवर्तित कराया, तो अपवर्तित जब जब कराया तब तब क्या हुआ कि यह विलंब से दूर भागता गया। अब यहां भी यह विलंब से तो दूर ही भागा है। अब ये क्या हुआ कि जिस माध्यम से गया उसी माध्यम में वापस आ गया, तो जिस माध्यम से जाता है उसी माध्यम में वापस आ गया, तो इस घटना को बोलते हैं परावर्तन। और इस प्रकार की जो परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये पूरी तरीके से परिवर्तित हो रही है और अंदर ही अंदर वापस भी आ रही है, तो इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और हमें यहाँ से साबित करना है क्रांतिक कोण का फॉर्मूला। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो एंगल बना है, अगर इस एंगल को हम I बोले तो इसके लिए R का मान 90 डिग्री हो जाएगा। तो क्रांतिक कोण का परिभाषा होता है कि जिस आपतित कोण के लिए, जिस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, तब उसको क्रांतिक कोण कहते हैं। और जो क्रांतिक कोण होता है उसको डेल C से सूचित करते हैं। अब यहाँ पे हम लगाएंगे स्नेल का नियम। स्नेल का नियम जो होता है μ1 sin I बराबर μ2 sin R होता है। तो μ1 का मान μ1 ही है, साइन और I के बदले में रख देते हैं डेल C बराबर μ2 का मान μ2 साइन और R के बदले में रख देते हैं 90 डिग्री, और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। ये हो गया μ1 साइन डेल C बराबर μ2, यानी कि यहाँ से साइन डेल C बराबर हो जाएगा μ2 अपॉन μ1, यानी कि डेल C बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स μ2 अपॉन μ1। और ये फॉर्मूला को प्रूव किया गया है। अगर ये वाला बाहर वाला मीडियम अगर हवा हो जाए और सघन का अपवर्तनांक म्यू हो जाए, तब उस कंडीशन में देखिएगा, यानी कि विरल अगर हवा हो जाएगा तो हवा के केस में μ2 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और सघन का अपवर्तनांक म्यू ले लेते हैं। तो चूंकि डेल C का फॉर्मूला क्या होगा, साइन इनवर्स
म्यू 2 अपॉन म्यू 1। तो यहाँ से डेल सी का फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स, और म्यू 2 के बदला में 1 भर देंगे और म्यू 1 के बदला में म्यू भर देंगे, और ये फॉर्मूला भी बहुत पॉपुलर है। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आया होगा। एंड इसका जो माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप वाला पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा ये कैसा लगा आपको। तब तक ऑल द बेस्ट।